नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, यानी कि जो नया वाला पैटर्न चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है। पेड ग्रुप की टेस्ट सीरीज है ये, और हमारे एससीएस स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो कंप्लीटली फ्री किया जा रहा है। आप लोग जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं वो तो वहीं से अटेम्प्ट वगैरह करें, ऐप वगैरह में हैं तो वहां से अटेम्प्ट कर लें। अदरवाइज जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ये वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले उसका आंसर वगैरह जो है जरूर देने की कोशिश करें। टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप सबसे पहले एक पेपर और पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन बताया जाए उसको पॉज करके अपना खुद पहले आंसर मार्क करें, फिर इसके वीडियो में जो बताया गया है उससे आप मैच करें, ठीक है। प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट आपके सही आ रहे हैं, ये स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप तक वीडियो पहुंचाने में बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है एससीएस की पूरी टीम को। कोशिश करें कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है हमको आप तक फ्री वीडियो, फ्री कंटेंट पहुंचाने में। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्री इनिशिएटिव ऐसे ही लगातार चलते रहें, जैसे कि हम करंट अफेयर भी देते हैं, यूपी करंट भी देते हैं फ्री में, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, पेड क्विज के भी वीडियो देते हैं, मेंस के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, तो ऑलमोस्ट यूपी पीसीएस का चाहे जो है हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, बीओ के लिए हो, यूपी पीएससी के जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखें। एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, बीईओ की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, आरओ का प्री प्लस मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस 2026 का भी प्री का मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हमने जो है स्टार्ट कर दिया। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, प्री का कंप्लीट और पूरा कंप्लीट मेंस का, तो आपकी पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी उससे हो जाती है। कहीं से और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ना करंट आपको बाहर से पढ़ना है, ना टेस्ट लगाने हैं अलग से, ना पेड क्विज वगैरह, सब कुछ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ही मिलता रहेगा, जितना कि एग्जाम निकालने के लिए बेहद जरूरी है। यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री वाला पेपर हुआ था वो ऐतिहासिक था, नए पैटर्न के हिसाब से था, लेकिन उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने स्टूडेंट को साल भर पहले से ही करा दी थी। इवन आरओ 2023 का या फिर आरओ 2021 का जब पैटर्न बदला था, उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम पहले ही पेड ग्रुप में पूरी करा चुके थे, ठीक है। इसीलिए यूपी पीसीएस 2024 के प्री में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। इवन अगर आप प्री के क्वेश्चंस की बात करें, 150 क्वेश्चन जीएस में होते हैं जिससे कट ऑफ बनता है। कट ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा 80, 85, 90 जो है आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं नेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूपी पीसीएस 2024 में भी जो इतना कठिन पेपर था, उसमें भी करीबन 120 क्वेश्चन आए थे, जो कट ऑफ निकालने से बहुत 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 ज्यादा थे। टेस्ट सीरीज के ये जो वीडियोस हैं, इनकी सीरीज पूरी चलती रहेगी, लगातार एक के बाद एक आपके पास वीडियो आते जाते रहेंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है। वीडियो को देखें, पूरा अटेम्प्ट करें और अपना कमेंट जरूर बताइए कितना स्कोर आ रहा है आपके। बिल्कुल नए पैटर्न पे जैसा पेपर आप आ सकता है, उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज देख रहे हैं हम। टेस्ट नंबर 28 पॉलिटी का टेस्ट होगा। कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है। और पेड क्विज मैं आपको हमेशा कहती हूँ, प्लस लिस्टिंग प्लस कंपाइलेशन। ऑर्डर अब आप ऐसे ऐसे जाना चाहें, ये तो कंपलसरी रोज की प्रैक्टिस है, और ऐसे ऐसे आना चाहें, करंट अफेयर्स अलग से प्लस मिसलेनियस। इतना हम आपको मटेरियल दे देते हैं कि ये सफिशिएंट है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। आप करंट अफेयर्स रेगुलर अजीत सर का फॉलो करते रहिए, साथ में पीडीएफ पढ़ते रहिए, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। वो जो एंड की रैट रेस होती है, कुछ मैगजीन्स के पीछे दौड़ते हैं सब लोग, इसी मैगजीन से आ जाएगा, उस मैगजीन से आ जाएगा, उससे बचने के लिए कीप रिवाइजिंग। गेम ये नहीं है, आप समझिए, कि कहाँ से आ रहा है, किसका आ रहा है, क्यों आ रहा है। गेम ये है कि क्या आप रिवाइज करके उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, एग्जाम में रिकॉल कर पा रहे हैं, रिटेंशन पावर आपकी कितनी प्रैक्टिस से बढ़ रही है। तो उसके लिए आपको हमारा ग्रुप बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है। बाकी बिल्कुल मर्जी आपकी है, सही मिलान करें।
आर्टिकल्स दिए हैं, आपको मैच करना है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ 1 to 51 आर्टिकल्स आपसे कोई नींद में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। आंसर विल बी डी। आर्टिकल 14 कहता है, क्या कहता है आर्टिकल 14? इक्वालिटी बिफोर लॉ। और आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल। और 20 है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंधित कुछ आरक्षण। ठीक है, तो ये सारे तो आप जानते ही हैं, ये तो सब फंडामेंटल राइट्स जो भी हैं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। सेकंड देखिए, पहला विधि आयोग हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन 1834, लॉर्ड मैकॉले चेयरमैन थे। चार्टर एक्ट ने विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग करने के लिए संस्थाओं का निर्माण किया था, सेपरेट इंस्टीट्यूशंस बनाए थे। सिपाही विद्रोह या 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तीनों बातें बिल्कुल ठीक दी हुई हैं, सारे एक्ट्स वगैरह आप जानते ही, आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, सही बताना है आपको। यहाँ पे कह रहा है 1934 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया था वो सबसे पहले एम.एन. रॉय ने पुट फॉरवर्ड किया था। इस पे बहुत विवाद होता है, बच्चे बहुत कमेंट्स में करते हैं, प्लीज एम.एन. रॉय ही है। गलत भी है तो आयोग इसको सही मान रहा है। पहली बात तो ये सही है, लेकिन बहुत लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं, बट इट वाज एम.एन. रॉय। ठीक है, कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायनियर हैं, आप जानते होंगे इनको। 1935 में आईएनसी का जो सेशन हुआ था वहां पे पहली बार बात की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि भाई हम तो हमारा संविधान बनाएंगे। इस मांग को बाद में ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया 1940 में अगस्त प्रस्ताव के रूप में। बताएंगे कौन सा सही है? तो ये है बिल्कुल, मतलब इन प्रिंसिपल मानी गई थी ये डिमांड अगस्त ऑफर से। तो डी हो जाएगा आंसर, सारे बिल्कुल सही हैं। फोर्थ में आपको सही चुनना है। अब देखो 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स एक कैबिनेट मिनिस्टर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर भी थे ब्रिटिश कैबिनेट के। वो इंडिया आते हैं एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके कि चलिए आप एक मसौदा प्रस्ताव लेके आते हैं कि आप अपना स्वतंत्र संविधान जो है बना लीजिए, और क्रिप्स प्रपोजल को मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर देती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 296 सीटें तो ब्रिटिश इंडिया को दे दी गई, 93 सीटें देसी रियासतें जो रजवाड़े जिनको आप कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स, उनको दे दिया गया। ये भी सारी बातें सही हैं। फिफ्थ में आपको गलत चुनना है। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक करी 211 मेंबर्स के साथ। सबसे उम्रअंदाज, सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को ब्रिटिश परंपरा का पालन करते हुए विधानसभा का अस्थायी यानी कि टेम्पररी स्पीकर बनाया गया, अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बैठक होती है 1946 11 दिसंबर में, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर यूनानिमसली परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी को इसके उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया और 2 उपाध्यक्ष थे इसमें। बताइए अब गलत कौन सा हो गया? गलत हो गया बी। देखिए ओल्डेस्ट मेंबर जो थे सचिदानंद सिन्हा, ब्रिटिश परंपरा नहीं थी कि सबसे उम्रअंदाज मेंबर को बनाया जाएगा, फ्रांस में ऐसा होता था, तो हमने फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए ऐसा किया था। यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पारित किया था। टाइम कितना लगा था पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग बनाने में? 166 बैठकें हुई थी और उसके बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे, ये याद रखना आपको। और 26 नवंबर 1949 को पास हुआ था। बेनिगल नरसिंह राव, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सलाहकार नियुक्त किया गया था और 26 जनवरी 1949 को लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित, अडॉप्ट इन एंड डेडिकेट किया गया था। ये तो आपको पता ही है। ये डेट कितनी गलत दे रखी है, ये 26 नवंबर है, प्रस्तावना में भी ऐसा लिखा हुआ है। 7th में आपको सही चुनना है। कुछ डेट्स दी हुई हैं जैसे कि नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति कब चुना गया। तो फर्स्ट और फोर्थ बिल्कुल सही है। क्यों गलत हुआ? फर्स्ट सही है, फोर्थ सही, दूसरा क्यों गलत हुआ? नेशनल एंथम की डेट है 24 जनवरी 1950 और गीत की है सेम 24 जनवरी 1950। 8th में आपको सही बताना है। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को पास हुआ, बाद में ये प्रस्तावना प्रियम्बल बन गया। 29 अगस्त 1947 को एक प्रस्ताव के द्वारा संविधान के स्वरूप और संरचना पर चर्चा हुई, उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर को
चेयरमैन बनाया गया। और जो पहला इंडियन ड्राफ्ट बनाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो BN राव ने ड्राफ्टिंग कमेटी को प्रेजेंट किया था। ठीक है, बताइए। ये भी आपके सारे बिल्कुल सही हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स और सारी चीजें हैं इसमें, करेक्ट बताना है आपको। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? 31 मार्च 1990 को। शंकरी प्रसाद करके एक केस है, और इन केस की प्लीज ये याद रखना ईयर, क्योंकि क्रोनोलॉजी में भी अरेंज करने को आ जाता है कई बार। तो इसमें संपत्ति के अधिकार को जो कम किया गया था वो किसने किया था? फर्स्ट अमेंडमेंट ने। हम अमेंडमेंट्स को कैसे बोलते हैं? फर्स्ट CA, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो राइट टू प्रॉपर्टी जिसमें हटाया गया था उसको चुनौती दी गई थी इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद की धारा 368 में संशोधन करने की शक्ति में ही आती है। मतलब फंडामेंटल राइट्स के साथ भी आप छेड़छाड़ कर सकते हो इसी के साथ। क्या हो जाएगा आंसर? सही है ये बातें बिल्कुल। 10th में आपको गलत चुनना है। संविधान ने अपनी शक्तियां दुनिया के कई देशों के संविधान से ली हैं, और संविधान से और 1935 के एक्ट से ली हैं। 10th शेड्यूल में क्या है? दल बदल जो कानून है, 52nd CA 1985 का है ये। और संविधान पे सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा है वो 1935 वाले एक्ट का पड़ा है। तो इसमें से कोई गलत नहीं है, ये सही है सारे आपके। गलत चुनना है आपको यहाँ पे। अनुसूचित जनजातियों के लिए, उनकी रक्षा के लिए 5th और 6th शेड्यूल है, और 4th शेड्यूल में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़ के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए प्रोविजंस हैं। 312 बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज की, और असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को 6th शेड्यूल में रखा गया है। तो B आपका गलत हो गया, क्योंकि ये जो है ये आपका शेड्यूल 5 है। ध्यान रखिएगा, ATMM, ये इसका ट्रिक है स्टेट्स को याद करने का। करेक्ट चुनना है। संविधान में प्रस्तावना को जो लिया है वो अमेरिका से लिया है। बहुत ही फेमस जूरिस्ट है NA पालखीवाल, उन्होंने प्रियम्बल को क्या कहा है? परिचय पत्र कहा है संविधान का। 3 नए शब्द जुड़े थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, SIS करके याद कर लिया करो। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 42nd CA 1976 से। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये भी आपकी सारी बातें सही हैं, तो प्लीज ध्यान रखना, ईयर याद रखना। आर्टिकल 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है, तीनों में अंतर क्या है? पता है आपको? नहीं पता है? मिलान कीजिए। D आपका आंसर है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? अब बताओ, ये तो बताने की भी बात नहीं है कोई भी इसमें से क्वेश्चन। 23 फोर्स्ड लेबर की बात करता है, 24 करता है चाइल्ड लेबर की बात, और 26 करता है मैनेज कर सकते हैं, और 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की बात करता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। आई होप क्वेश्चंस आपके लगातार इसमें ठीक हो रहे होंगे टेस्ट में। TT कृष्णमाचारी ने इमरजेंसी प्रावधानों को संवैधानिक तानाशाही कहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप कहा है। हृदयनाथ कुंजरू ने भारत के इमरजेंसी प्रावधानों को फाइनेंशियल थ्रेट कहा है, वित्तीय स्वायत्ता पर। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान की प्राणवायु कहा है, लाइफ एंड ब्लड कहा है, और महावीर त्यागी ने इनको सेफ्टी वॉल्व कहा है। बताइए, सब कुछ सबने बिल्कुल सही कहा है। सही बताना है यहाँ पे आपको। उल्फा जो ये संगठन है ये असम से रिलेटेड है। पूरा नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इस ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है? सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम स्थापित करना। 1979 परेश बरवा नाम जुड़ा है इससे। इससे बाहर उल्फा पे क्वेश्चन नहीं आ सकता। सही बताना है। पीपल्स वॉर ग्रुप करके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 22 अप्रैल 1980 को कोंडापल्ली सीतारामैया ने फाउंड की थी, नक्सली नेता थे। भारत के संदर्भ में जो कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का वो ब्रिटेन से प्रेरित है, मतलब एकल नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। आर्टिकल 11 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है लॉज बनाने की सिटीजनशिप से रिलेटेड। कोई भारत में नागरिक जन्म से या विदेश में जन्म लेने के पश्चात भारत की नागरिकता ग्रहण कर ले अगर, तो ऐसे में वो राष्ट्रपति बनने के योग्य है। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये। सारे चुन चुन के पॉइंट्स उठाए गए हैं और आपको आपके सामने पेश किए गए हैं आपकी खिदमत में। ठीक है, इनकरेक्ट बताइए। हंस लिया करो थोड़ा। संविधान के अनुच्छेद 15 के हिसाब से आर्टिकल 15 तो पिक्चर भी है, कौन है हीरो?
खुराना, आयुष्मान खुराना। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव निषिद्ध है। 11 आर्टिकल क्या कहता है? संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को चेंज वेंज करना। पार्ट 2 क्या कहता है? इसको कहा गया है मैग्ना कार्टा, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं। पार्ट 2 में बताइए, नागरिकता संविधान के तहत संघ सूची में है। अब बताओ मुझे क्या हो जाएगा आंसर? इनकरेक्ट कह रहा है, मतलब तो देख के पता चलना चाहिए। 3, इतना बड़ा बड़ा लिखा था मैम ने, 3 मैग्ना कार्टा। पार्ट सारे याद रखना, मैचिंग कर दो फिर से। बी आंसर है। अभी तो सारे फंडामेंटल राइट्स ही कराए जा रहे हैं। 14 से 18 क्या है? समता के अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी। 14 से 18 कहां गया? ये रहा। और स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 में, ठीक बात है। शोषण के विरुद्ध है 23-24। 23-24 कहां गया? ये रहा। और धर्म की स्वतंत्रता कहां पे है? 25 से 28। गलत चुनना है। 1925 में तत्कालीन भारत सचिव थे लॉर्ड बिरकिनहेड। इन्होंने कांग्रेस की संविधान बनाने की चुनौती दी थी। इसको बिरकिनहेड्स चैलेंज भी बोलते हैं। इसी के लिए नेहरू समिति बनी थी 8 सदस्यों की। 28 अगस्त 1928 को नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू, सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू समिति 1943 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के पक्ष में थी। आंसर बताएंगे। तो गलत पूछ रहा है ना ये, तो ये डी गलत हो गया। ये 43 कहां से आ गया? 1928 की बात है। इतना आगे कैसे चला गया ये? 20th बताएंगे। 20 और 21 आर्टिकल को छोड़ के प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 359 के तहत। और आर्टिकल 20 और 21 नहीं सस्पेंड हो सकता। 44th सीए ने ऐसा कहा था। 44th सीए के बाद प्रॉपर्टी वाले राइट को भी हटा के 300A में डाल दिया गया था। अब ये एक लीगल राइट है। वेरी वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सही बताना है आपको। 18 अगस्त 2010 को एमपी पहला स्टेट बना था जिसने राइट टू सर्विस एक्ट, सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया था। 25 जुलाई 2011 को बिहार सेकंड स्टेट बन गया था जिसने इसे इंप्लीमेंट किया था। और राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया के दौरान अनुच्छेद 20-21 में गारंटीकृत अधिकारों को छोड़ के सभी निलंबित किए जाते हैं अधिकार। प्लीज इमरजेंसी वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना आप। एक तो मेजॉरिटी और एक इमरजेंसी। ये सर के वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, अगर आपको शॉर्ट में और अच्छे से समझना है तो, मतलब बुक एंड ऑल पे नहीं जाना है तो। अदरवाइज आप पेड कोर्स तो फॉलो कर ही रहे होंगे, उसमें सब दिया हुआ है। अलग से भी कुछ डिटेल में बहुत पढ़ना है तो आप ऐसे भी एक तरीका अपना सकते हैं। सही बताना है आपको। ग्रैनवेल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को, नीति निर्देशक तत्वों को बेसिक स्पिरिट कहा है, मूल आत्मा कहा है। 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच का एक बैलेंस है। और ये जो सलाहकार थे बीएन राव, इन्होंने निदेशक सिद्धांतों को राज्य अधिकारों के लिए नैतिक आवश्यकता और शैक्षिक मूल्य वाला बताया। ऑल आर करेक्ट। गलत चुनना है आपको। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? सोवियत संघ से, अर्स्टवाइल यूएसएसआर से। फंडामेंटल ड्यूटीज 42 1976 से ऐड की गई थी। सरदार स्वरण सिंह समिति थी, उन्होंने रेकमेंड किया था। अभी जो वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, वो 51 क या फिर 51A के अंडर हैं। 11 हैं अभी, लेकिन एक्चुअली पहले 10 थी, एक बाद में ऐड हुई है। वो जो 11वीं ऐड हुई है वो 83rd 2002 से ऐड हुई है। बिल्कुल गलत। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये 2002 का, रट लो इसको। 24th में आपको गलत चुनना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और संरक्षण का मौलिक कर्तव्य तीसरे स्थान पर रखा गया है। और आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान का भाग 4A में 42nd अधिनियम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया था। स्पेशल प्रोविजंस हैं, स्पेशल एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट जो होता है वो आर्टिकल 87 में आता है। तो ये आपके सारे सही हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, फेवरेट क्वेश्चन, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट में कौन कौन होता है बताइए। लेटेस्ट क्वेश्चन बनाया गया, ये बताएंगे आप। देखो, जनता प्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट नहीं करती राष्ट्रपति को, एक निर्वाचन मंडल करता है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है, मेरी बात सुनना, इलेक्टेड वर्ड पकड़ लेना, हिंदी वाले इसको पकड़ेंगे निर्वाचित को, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, इलेक्टेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के,
और इलेक्टेड मेंबर्स कहां कहां के यूनियन टेरिटरी के, कहां कहां की विधानसभाओं के, बताओ मुझे, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पढ़ोगे जब जेएनके का स्टेटस चेंज हो गया है, तो ये वाला पॉइंट प्लीज ध्यान रखना। 26 पे आ गए हैं। 66 क्लॉज 1 वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है, और अब वाइस प्रेसिडेंट आ गए हैं न्यूज में। वाइस प्रेसिडेंट का क्वेश्चन जरूर आएगा जब से धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया अपना। 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये ऐसी याद कर लेना, पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है, बहुत मैथमेटिकल सी चीज है, जरूरत नहीं है आपको उसमें जाने की, कभी नहीं पूछेगा। इसके अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों से मिलकर बना एक निर्वाचक मंडल होता है, वो लोग इसको करते हैं। 66 क्लॉज 3 क्या कहता है? कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र है यदि वो इंडियन सिटीजन है, 35 उम्र हो चुकी है उनकी, और राज्यों की परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव योग्य है। 64 कहता है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पदेन अध्यक्ष होंगे राज्य परिषद का, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट का, मतलब राज्य सभा का, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई लाभ का पद उनके पास नहीं होना चाहिए। सो ये भी सारे आपके ठीक दिए हुए हैं। अच्छा, इस्तीफा दिया किसको? वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा देते किसको हैं, बताओ? सही चुनना है यहाँ पे आपको। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता चुना गया है। अपनी नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री के लिए किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब वो पद पे आ गए हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें किसी भी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो 6 महीने बाद उनको पद पर नहीं बन रह पाएंगे वो। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान या अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम। बताइए सही कौन सा है? देख लो आप, क्वेश्चंस देख रहे हैं सारे बढ़िया बढ़िया, जहां जहां फंसाता है ना पेपर में, वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको लाके रख दिए हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति या कोई वो अपॉइंट करें उनके द्वारा दिलाई जाएगी। 66 क्लॉज 3 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए एक व्यक्ति को राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना पड़ेगा। राष्ट्रपति को राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है जिसपे लोकसभा की सहमति होनी चाहिए। बताओ आंसर। तो आंसर आपका सी हो गया है, ठीक है? 29th में आपको सही बताना है। 75 क्लॉज 1 क्या कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेंगे। 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होगा। 74 क्लॉज 1 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? ऑब्वियसली बॉस। 1, 2 and 3 आर करेक्ट। सही बताना है। 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो किस पर आधारित थी? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी, ये रहा ना। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर दोनों में से किसी भी सदन के मेंबर हो सकते हैं। किसी भी विषय पर एक विस्तृत और आधिकारिक बयान भारत सरकार या उसके किसी मंत्रालय द्वारा श्वेत पत्र पे, व्हाइट पेपर जारी होता है ना, तो ये भी आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं। 31 में आपको गलत देखना है। 76 क्लॉज 1 क्या कहता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य व्यक्ति को भारत का अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं। 76 क्लॉज 2 क्या कहता है? अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी होगी कि वो ऐसे कानूनी मामलों पर इंडियन गवर्नमेंट को सलाह दें और कानूनी विधिक स्वरूप के ऐसे कर्तव्यों का पालन करें जो राष्ट्रपति समय समय पर उनको सौंपें। 76(4) कहता है राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पे रहेंगे और राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे। राष्ट्रपति उनको रेन्यूमरेशन डिसाइड करेंगे उनका। कोई गलत इसमें से नहीं है। अब आ गए आपके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सीएजी आ गए हैं। उसके सिद्ध कदाचार या क्षमता पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, मैंने कहा था ना पढ़ लेना मेजॉरिटीज क्या होती हैं, क्योंकि कई बार अभी तो यहाँ पे विशेष बहुमत एक सेंटेंस लिखा गया, कभी पूछेगा कि विशेष बहुमत से इनमें से क्या क्या हो सकता है, तभी उसको हटा सकते हैं। और इनको आईज एंड ईयर्स, आंख और कान कहा जाता है पीएससी का, लोक लेखा समिति का। वो राष्ट्रपति को 3 ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, विनियोग खातों पर ऑडिट रिपोर्ट, वित्त खातों पर और सार्वजनिक उपक्रमों पे, मतलब ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएशन पे, फाइनेंस पे और पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे। तो ये भी आपकी बातें सारी सही हो गई। और सीएजी का आर्टिकल मुझे बताइए आप कमेंट करके।
सीएजी कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं? संसद सत्र, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, इनकरेक्ट बताना है आपको। एक सत्र की समाप्ति और अगले सत्र की शुरुआत के बीच की अवधि को अवकाश कहते हैं, रिसेस कहते हैं। संसद के एक सत्र में कई बैठकें होंगी, प्रत्येक बैठक 2 सत्र होगी, सुबह 11 बजे से 1 बजे तक और फिर 2 बजे से 5 बजे तक। बैठक स्थगन या अनिश्चित काल के लिए या सत्रावासन या विघटन में समाप्त की जा सकती है, मतलब एडजर्न कर दिया जाए, एडजर्नमेंट सिने डाई कर दिया जाए, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन। अब जिनको इन वर्ड्स का मतलब नहीं समझ में आ रहा है उन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी है, समझना। स्थगन किसी बैठक के कार्य को एक निश्चित अवधि के लिए निलंबित कर देता है जो कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है। इनकरेक्ट बताना है। बी इज रॉन्ग। वाई? देखिए बहुत सारी सिटिंग्स हो सकती हैं, 11 से 1 होती है, फिर 2 से 6 होती है, याद रखना 2 से 5 नहीं होती। 34 में आपको गलत बताना है। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन है। अगर आपको सारे स्केड्यूल्स याद करने हैं तो ये आप जानते ही होंगे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो 1 2 3 4 राज्यसभा की सीटें, ऐसे याद किया जाता है। और फिर आएगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य वो होंगे जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा या कोई विशेष ज्ञान होगा, कोई व्यवहारिक अनुभव होगा। जैसे ये मतलब आपकी ये रेखा हो गई, जया बच्चन हो गई, इन सबको इन्हीं सब में से लाया जाता है ना, आर्ट वाली हुई हैं ये, है ना। ऐसी हर जगह से लाए जाते हैं प्रतिनिधि। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करेंगे और कम से कम आपको 35 वर्ष का होना पड़ेगा। जी नहीं, 30 साल आपकी उम्र है तो आप राज्यसभा का मेंबर बन सकते हैं। गलत बताना है आपको। यदि लोकसभा में समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं। आर्टिकल 84 1 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या कहता है? राज्य परिषद के लिए चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति 30 साल का होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25। आपातकालीन स्थिति में संसद का कार्यकाल एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष। आंसर पहला गलत हो गया। देखिए प्रेसिडेंट जो हैं ये बिल्कुल हो सकता है 2 मेंबर्स, लेकिन अब ये जो प्रोविजन है ये हटा दिया गया है। अभी जो आपका 104th सीए था 2020 का, उससे ये प्रोविजन हटा दिया गया है, ठीक है, एंग्लो इंडियन वाला। तो लेटेस्ट वाली चीजों को पेपर से लिंक करके पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ठीक दे रखा है। 36 में गलत पूछ रहा है। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी और दादरा नगर हवेली में केवल 1-1 लोकसभा सीट है और 2 लोकसभा सीट है त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल में। 2011 में जो परिसीमन के बाद मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से यूपी में सबसे ज्यादा बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है गाजियाबाद। और भारत में लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के आधार पे कराए जाते हैं। गलत पूछ रहा है आपसे, सी है गलत। जो ये डिलिमिटेशन इंप्लीमेंट हुआ था 2008 में, उसके बाद से लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी यूपी की है गाजियाबाद। गलत चुनना है यहाँ पे आपको। कोई संसद सदस्य 60 दिन तक एब्सेंट है, बताया नहीं है, तो बस खत्म है मामला उनका, ठीक है। 253 आर्टिकल के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय संधियों को पूरे भारत या उसे किसी भी भाग पे लागू करने के लिए संसद किसी भी राज्य की सहमति के बिना राज्य सूची के विषयों पे कानून बना सकती है। 109 क्लॉज 1 क्या कहता है? मनी बिल सिर्फ राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, सॉरी लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, ठीक है। ऑनेस्ट मिस्टेक, कोई गलत नहीं है इसमें से। करेक्ट बताना है आपको। आर्टिकल 108 में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र, जॉइंट सिटिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, तब होगी जब किसी विधेयक पर विचार करने और पारित करने में दोनों सदनों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, मतभेद है मतलब। आर्टिकल 118 क्लॉज 4 कहता है लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जॉइंट सिटिंग जो होगी वो ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल के लिए होती है, ठीक है। और मनी बिल लोकसभा पास कर देती है जब, और राज्यसभा ने कुछ नहीं किया उस पे 14 दिनों तक, तो लोकसभा मान लेगी ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। ये 14 दिन याद रखने हैं, ये अलग दे देगा, पता आपको होगा, मैं मान रही हूं। सही बताना है आपको। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों और उनके सदस्यों की शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों की बात करता है, निर्धारित करता है। 248 रेसिडुअरी पावर्स, अवशिष्ट विधायी शक्तियां देता है संसद को। कोई विधेयक या संशोधन सहित दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में 108 प्रत्येक सदन में के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो गया तो दोनों हाउसेस के थ्रू पास माना जाएगा।
ये भी आपके तीनों बिल्कुल ठीक है। 40 में आपको सही बताना है। 89(1) क्या कहता है, राज्यसभा के सभापति कौन होंगे, वाइस प्रेसिडेंट। 266(1) क्या कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक समेकन निधि की बात करता है, कंसोलिडेटेड फंड की बात करता है। 266(2) पब्लिक अकाउंटिंग की, सार्वजनिक लेखांकन की, और 267 कंटिजेंसी फंड की। सारे सही हैं, मैचिंग में भी पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। 41 में सही बताना है। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 से जो वोट डालने की एज है वो 21 से हटा के 18 कर दी गई थी, जो 1989 में लागू हुआ। 54A कहता है राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में होते हैं, मनोनीत नॉमिनेटेड नहीं होते। 66 क्लॉज 1 कहता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ये बहुत कंफ्यूज करेगा आपको, ये याद रखना पर आप, ठीक है। आर्टिकल्स भी और वो क्या कह रहे हैं ये भी गलत चुनना है यहाँ पे आपको। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा जिसको कहते हैं, ये 1971 में पास हुआ था। इससे समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं की बात की गई थी। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए है। 1977 में कांग्रेस ने इसको हटा दिया था। तो ये 1977 में सरकार किसकी थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी ने हटाया था। सही चुनना है। घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005-2006 में लागू हुआ था, और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो है 1989 का, वो 1990 में लागू हुआ। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वाला 1980 में लागू हुआ था। ये सारी डेट्स हैं, आपको प्लीज ध्यान रखनी है। अब आप सुनिए ध्यान से, क्या है क्या नहीं। हाँ सही चुनना था ना इसमें, नन ऑफ दीज नहीं होगा। एक सेकेंड। घरेलू हिंसा, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो आपका 2005 का है, ये ठीक दे रखा है बिल्कुल। एक मिनट। शेड्यूल कास्ट वाला 1989 का है, लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 को। ये ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। और प्रोटेक्शन वाला आपका 1980 का है, ये भी ठीक है, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। 44 करेक्ट चुनना है आपको। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT वाला जो एक्ट है ये भी बहुत पूछता है, ये आपका 2010 का है, और इंफॉर्मेशन वाला 2005 का है, और नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद 2012, ये सूचना के अधिकार से संबंधित है। बताइए, फर्स्ट और थर्ड सही है, दूसरा क्यों गलत हो गया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ये 2005 में ही लागू हो गया था, 6 नहीं। डेट वगैरह सब बाकी सही है, अगर मैंने और कुछ नहीं करा है करेक्ट तो मतलब सही है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, किसकी बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को, लेकिन वो इसमें सलाह लेते हैं किसकी, बाकी के जजेस की और हाई कोर्ट के जजेस की। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई मिनिमम एज नहीं मेंशन करता कि आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ये नहीं लिखा है। और जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के वो रिजाइन कर सकते हैं चीफ जस्टिस को अपना त्याग पत्र देके। नो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिजाइन करेंगे, ऐसे लिखा करो, नोट्स ऐसे बनाया करो, प्रेसिडेंट ऐसे बनाया करो नोट्स। ये बन गया नोट आपका, ठीक है। मतलब SCJ लिख लो तो याद रहेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजाइन कर दिया, कुछ नहीं पता, ऐसे ऐसे भी बच्चे बातें करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जुलाई 2005 को, अपने फैसले में अवैध प्रवासी ट्राइब्यूनल द्वारा निर्धारण 1983 को संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत असंवैधानिक मतलब कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। रिटायरमेंट एज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 65 साल है, हाई कोर्ट के जजेस की 62 साल है। देखो एक ही जगह दे दी ना दोनों क्वेश्चंस, स्टेटमेंट। और एक्टिंग चीफ जस्टिस जो हैं, कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, आर्टिकल 124 के तहत। बी इज करेक्ट। एक्टिंग चीफ जस्टिस 126 आर्टिकल। अब देखो आपको पता है एक्टिंग चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, पर आपको आर्टिकल नहीं पता, तो आप ज्यादा हीरो नहीं समझे हमने आपको, पढ़ना पूरा पड़ेगा, PCS का है ये पेपर। 47 में आपको सही बताना है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को काफी पैसे मिलते हैं और बाकियों को इतने मिलते हैं। 127 के तहत एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, प्रेसिडेंट से पूछ के कि हाँ हम जजेस की कोरम कंप्लीट हो जाए किसी सेशन के लिए।
आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह वार्ता करते हैं, कोई भी उनको परामर्श लेना है तो वो कर सकते हैं, कहने का मतलब है। तो ये सही है, तो इसमें कुछ भी याद रखो मत रखो, ये आर्टिकल याद रखना। 48 देखेंगे, सही चुनना है आपको। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2025 में दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित एक मामले में सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था, पैरेट इन अ केज। और सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल पहले 2013 कोयला घोटाले पे सुनवाई करते हुए कहा था ऐसा। और भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है विधि का शासन। कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज इनग्रेन्ड इन द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। 2, 3, 4 आर करेक्ट। फर्स्ट इज रॉन्ग बिकॉज द केस वॉज इन 2024। ठीक है। 49 में आपको गलत चुनना है। संसद के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। जनहित याचिका PIL यूएसए से आई है और PIL को हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में फाइल कर सकते हैं। देश को किसी न्यायालय में चल रहे मामले या वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। फर्स्ट इज रॉन्ग। व्हाई? पार्लियामेंट के पास है पावर सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड करने की। सुप्रीम कोर्ट के पास थोड़ी ना पार्लियामेंट की पावर होगी। पार्लियामेंट इस मामले में ज्यादा वो है, समझ रहे हैं आप? पार्लियामेंट के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। 50th में आपको सही बताना है। 1973 का केशवानंद भारती केस, द फेवरेट केस। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना या ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखकर इस्तीफा दे सकता है। 23 सितंबर 2003 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश MB शाह ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को गौरवान्वित किया था। बताइए। तो ये आपके तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ये सब आर्टिकल्स जो आ रहे हैं ये पढ़ते के जा रहे हो कि नहीं पढ़ते जा रहे हो? 3 केसेस आ चुके अब तक। शंकरी प्रसाद आ चुका, मिनर्वा मिल्स आ चुका और ये आ चुका। तीनों का ईयर याद है? अभी जस्ट यहीं पे कमेंट कराऊं तो बताओ। 51 गलत चुनना है यहाँ पे आपको। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम हरियाणा राज्य के मामले में संभावित न्याय निर्णय या अधिनिर्णय, प्रोस्पेक्टिव एजुकेशन जिसको कहते हैं, इसका सिद्धांत अपनाया था। कमल नारायण सिंह अब तक भारत के सबसे कम समय तक पद पर रहे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ अब तक भारत के सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस हैं। ये तो काफी न्यूज में है। बताइए, अच्छा बताइए ये किस लिए न्यूज में है? घर खाली करने वाला मैटर है इनका। इनकी संविधान के अनुच्छेद 141 के हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी। अब ये जो होता है ना प्रोस्पेक्टिव एजुकेशन का मतलब, देखो ऐसा होता है कि कोर्ट किसी लॉ को इलीगल डिक्लेयर कर देता है अगर वो फ्यूचर केसेस पे एप्लीकेबल नहीं है। जस्ट इन केस, अब देखो थोड़ा सा लॉ वाला है, अगर लॉ किसी ने किया हुआ तो बेटर समझ पाएगा। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग भी कहते हैं इसको। ये एक लीगल डॉक्ट्राइन है, मतलब सिर्फ फ्यूचर केसेस पे अप्लाई होता है, ये पास्ट पे नहीं होता। मतलब ये अप्रोच किस लिए यूज की जाती है? ये अप्रोच इसलिए यूज की जाती है कि जो सेटल्ड लीगल मैटर्स हैं उनको ना छेड़ा जाए, जो जिन्होंने गुड फेथ में एक्ट किया है और पुराने लीगल इंटरप्रिटेशन पे। ये उन मैटर्स पे अप्लाई किया जाता है जहां पे, उन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे जहां पे कोर्ट चाहता है कि स्टेबिलिटी रहे और लीगल कियोस ना हो। ठीक है, ऐसा है, बस इतना ही समझो। यही पूछेगा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कि कौन से टाइम पे ये अप्लाई किया गया था, बस इतना पूछेगा। ठीक है, मतलब बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब है। चलो बताओ कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसका आपका आंसर हो गया ए। ये जो है ये गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में इस्तेमाल किया था। ठीक है, याद रखना। 52 में आपको सही बताना है। 136 आर्टिकल में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत है, स्पेशल लीव फॉर अपील। 137 में डिसीजन और ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनका पुनर्विलोकन रिव्यू है उनका। 129 में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 5 जजेस होने चाहिए किसी केस को सुनने के लिए, समझने के लिए। संविधान पीठ जिसको कहते हैं, बेंच जिसको कहते हैं। तो ये आपकी सारी बातें
सही हो गई हैं। 53 में आपको गलत चुनना है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट है और जो ट्रांसफर वगैरह है वो कॉलेजियम सिस्टम से होता है। कॉलेजियम सिस्टम में 5 लोग होते हैं, इनकम्बेडेंट चीफ जस्टिस होते हैं, 4 और सीनियर जजेस होते हैं उस टाइम के। और हाई कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम में सिटिंग चीफ जस्टिस होंगे, हाई कोर्ट के 2 और सीनियर जजेस होंगे। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। इनकरेक्ट बताया ये, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो होता है, अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर जो होता है जजेस का, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, ये मतलब आप इसको करेक्ट कर लीजिए, करेक्ट है। 54 में आपको सही बताना है। आर्टिकल 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। नॉर्मली राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल तक रहेगा। 156 क्लॉज 1 क्या कहता है? गवर्नर तब तक ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक राष्ट्रपति चाहें। 156(2) क्या कहता है? गवर्नर रिजाइन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को इस्तीफा दे सकते हैं। अब इसका नोट वगैरह बनाना हो आपको तो आप ऐसे ही बनाएंगे, गवर्नर रिजाइन टू प्रेसिडेंट, ऐसे करके एक A4 शीट में आप दुनिया भर के नोट समा सकते हैं और फिर वो रिवाइज करिए आप बार बार। पेपर देखिए, मानिए मेरी बात, सिर्फ रिवीजन से क्लियर होगा, जितना मर्जी आप पढ़ लीजिए नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्य सरकार के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो चीफ मिनिस्टर के नाम पे होते हैं। 238 के क्लॉज 5 कहता है दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। 2043 क्लॉज ए कहता है जितने भी अपॉइंटमेंट, इमोलमेंट्स, अलाउंसेस हैं गवर्नर के और उनके ऑफिस के, वो कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि पे भारित होते हैं, चार्ज होते हैं। फर्स्ट और फोर्थ सही है। सेकंड देखिए, ये गवर्नर के नाम पे होते हैं जितने भी काम होते हैं, ठीक है। 239 के है, 239 के क्लॉज 5 कहता है चीफ मिनिस्टर जो हैं दिल्ली के उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। 26 में आपको 56 में सही बताना है, सॉरी। राज्यपाल जो हैं वो राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 नॉमिनेट करते हैं। 165 आर्टिकल कहता है गवर्नर किसी ऐसे पर्सन को जज बनाएगा हाई कोर्ट का, वो एडवोकेट जनरल बनाएगा जो राज्य के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य है। 213 कहता है गवर्नर प्रोमिलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है। 201 कहता है कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित है तो ये राष्ट्रपति ये घोषित करेगा कि वो विधेयक पर अपनी अनुमति देता है या रोक लेते हैं। तो ये भी आपके सारे सही हो गए हैं। 57 क्या कहता है? इनकरेक्ट बताना है आपको। संविधान के द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का वास्तविक प्रमुख जबकि मुख्यमंत्री संवैधानिक प्रमुख होंगे। संसदीय प्रणाली में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री अपॉइंट करेंगे। किसी पार्टी की क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का उपयोग करेंगे, डिस्क्रिशन का उपयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में गवर्नर सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उसे 1 महीने के अंदर सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अचीव करना होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी हो वो 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन सकते हैं, फिर उन्हें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा किसी एक सदन का। ये गलत हो गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्चुअल थोड़ी है, गवर्नर तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, चीफ मिनिस्टर है एक्चुअल हेड। 58 मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ते राज्य विधानसभा डिसाइड करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो चीफ मिनिस्टर को विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना कंपलसरी है। आमतौर पर मुख्यमंत्री निचले सदन से होगा और लेकिन कई मौकों पे उच्च सदन से भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री को तब तक राज्यपाल बर्खास्त नहीं कर सकते जब तक उनके पास विधानसभा के बहुमत है, लेकिन यदि विधानसभा का विश्वास खो दें तो इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो राज्यपाल उनको टर्मिनेट करेंगे। पहला, ये जो है चीफ मिनिस्टर के, ये स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, समझ रहे हैं? राज्य विधानमंडल डिसाइड करेगा, सभा थोड़ी। सही बताना है आपको। राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब इनैक्ट हुआ? 31 जनवरी 1992 को। नोडल मंत्रालय है आपका विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और ये बहुसदस्यीय निकाय है। ये सारे सही हैं। देखो, अगर अच्छे से यूनियन एग्जीक्यूटिव आप पढ़ लो तो स्टेट पढ़ना बहुत इजी हो जाता है। मतलब प्रेसिडेंट अच्छे से पढ़ रखा है तो गवर्नर बहुत इजीली पढ़ लोगे। और ये नोट्स बनाने का मेरा तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, इट विल बी हेल्पफुल टू यू।
60th देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत का शासन कंपनियों के हाथों से ब्रिटिश क्राउन पे चला गया था। पिट्स इंडिया एक्ट में भारत में कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज कहा गया था और 1858 के तहत ही गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बनाया गया था, मतलब क्राउन का प्रतिनिधि वो होगा। एक्ट्स तो देखो आप हिस्ट्री में भी पढ़ ही रहे होंगे, पॉलिटी में भी आते हैं, हिस्ट्री में भी आते हैं, तो ये तो आपका तैयार होना ही चाहिए। अभी क्या है, सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे 2 हाउस हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल और विधानसभा होंगी। जिन राज्यों में 2 सदन व्यवस्था है, मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, वहां विधायिका में राज्यपाल, विधान परिषद में विधान परिषद होगा और विधानसभा होगी। जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को 2019 से समाप्त कर दिया गया है और संविधान का भाग 6 168 से 212 किससे डील करता है? स्टेट लेजिस्लेचर से, ठीक है, विधानमंडल जो राज्य विधानमंडल है उससे डील करता है। ये भी आपके सारे सही हो गए हैं, 62 पे आ गए हैं। अब हम सही चुनना है आपको। विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अधिकतम संख्या 500, कम से कम 60 होनी चाहिए। अरुणाचल, सिक्किम, गोवा में सभा की सीटें हैं 30-30, इन वालों में है 40 और 46, और मेघालय, मणिपुर में है कुछ सदस्य जो हैं विधानसभा के वो अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली भी इलेक्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 आपके सही हैं। सिक्किम, नागालैंड में, सिक्किम प्लस नागालैंड में कुछ मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। यहां पे गलत चुनना है आपको। 169 क्या कहता है? विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। 170 क्लॉज 2 क्या कहता है? कोई राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करेगी। 82nd CA 2002 ने क्या कहा था कि जो मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के वो सेम रहेंगे 2026 तक। यदि विधानसभा अध्यक्ष को किसी प्रश्न के पक्ष और विपक्ष के सामने संख्या में वोट मिलता है तो उसको निर्णायक मत, कास्टिंग वोट, वो यूज कर सकते हैं। सी गलत हो गया आपका। 84th ध्यान देना, CA 2001 ये काट दो। 64th में आपको सही चुनना है। लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं को भंग तो किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। डिसॉल्व हो सकती है, अबॉलिश नहीं हो सकती। राज्यसभा ना तो भंग होती है ना ही समाप्त होती है। राज्य विधान परिषदों को भंग नहीं किया जा सकता। 169 के तहत राज्य विधान परिषदों को संसद के द्वारा संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके समाप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही। 65 देखेंगे। अब ये आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णयों को राज्यपाल को संप्रेषित करें और राज्यपाल के द्वारा अपेक्षित होने पर किसी भी मामले को मंत्री परिषद के समक्ष रखें विचार के लिए, जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय लिया हो लेकिन मंत्री परिषद ने उस पर विचार नहीं किया हो। आर्टिकल 367 वेरी इंपॉर्टेंट, गलत चुनना है आपको। मुख्यमंत्री के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेना एक प्रशासनिक कर्तव्य है, ना कि संवैधानिक कर्तव्य है। CAG जो हैं वो फाइनेंशियल अकाउंट सेंटर और स्टेट्स दोनों के देखते हैं। 197 आर्टिकल कहता है कोई बिल है धन विधेयक के अलावा विधान परिषद द्वारा पहली बार में 3 महीने के लिए और विधानसभा द्वारा दोबारा पारित होने पे 1 महीने के लिए उसको रोका जा सकता है, मतलब टोटल 4 मंथ्स की अवधि है। धन विधेयकों को विधान परिषद को 60 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होता है। डी गलत हो गया। 14 डेज, ओनली 14 डेज, बिल्कुल गलत, गलत चुनना है यहाँ पे आपको। 332 के तहत जनसंख्या के आधार पर विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। 173 के अंतर्गत विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं हैं, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 25 ईयर्स होनी चाहिए। दिल्ली, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर ऐसी यूटीज हैं जहां पे विधानसभाएं हैं। इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, तो ये आपके सही हैं सारे, ठीक है। नहीं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में है, नॉट लक्षद्वीप। सी रॉन्ग है, पुडुचेरी। विधान परिषद की चुनाव प्रणाली के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही है। 1/3 तो आएंगे नगर पालिका वगैरह से,
1/12 आएंगे 3 सालों के लिए जो राज्य में रहते हैं स्नातक। 1/12 आएंगे जो 3 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये शिक्षक माध्यमिक विद्यालयों से कम नहीं होने चाहिए। 1/3 आएंगे विधानसभा के सदस्यों से, और बाकी के राज्यपाल मनोनीत करेंगे। जैसे वहां पे राज्यसभा में करते हैं प्रेसिडेंट, ऐसे यहाँ पे राज्यपाल करते हैं। तो ये तो आपको ध्यान रखनी है बातें, ठीक है? ये सारी बातें सही बताना है आपको। 171 क्लॉज 4 क्या कहता है? विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। 173 विधानसभा और विधान परिषद विधान मंडल के सदस्यों की योग्यता का वर्णन है। 191 राज्य विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता के लिए निर्हरताएं हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस। अब देखो थोड़े आर्टिकल्स आ गए हैं, ठीक है? तो आप प्लीज थोड़ा पढ़ लो इनको, जैसे भी याद कर सकते हो कर लो। इनकरेक्ट बताना है आपको यहाँ पे। 99th CA 2014 जो NGAC आया था 2014 का कॉलेजियम सिस्टम जो बनाया जाने वाला था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के लिए, उसको एक नई बॉडी ने रिप्लेस किया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, ठीक है? और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को 99th CA 2014 को भी और जो ये बॉडी बनाई गई थी इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था, और फिर से वो पुराना कॉलेजियम सिस्टम लागू किया था। 216 के हिसाब से प्रत्येक हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और बाकी जजेस होंगे जिनको प्रेसिडेंट टाइम टाइम पे अपॉइंट करेंगे। तो ये कोई गलत नहीं है, सभी सही दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको गलत चुनना है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, हाई कोर्ट आपके किसके? हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के कौन अपॉइंट करेंगे? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो बाकी जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनको उनके अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस जो हैं उस हाई कोर्ट के, उनसे भी बातचीत की जाएगी। 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के समान उच्च न्यायालय की नियुक्ति में राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यों में राज्यपाल का परामर्श लेंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी आपका गलत हो जाएगा। बी क्यों गलत हो गया? जब दूसरे हाई कोर्ट्स का जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है? लेकिन वो CJI जो है उस हाई कोर्ट का, उस स्टेट के हाई कोर्ट का, उससे सलाह करेंगे। तो CJI हाई कोर्ट के भी प्रेसिडेंट हैं बीच में जिनको अपॉइंट करेंगे। करेक्ट बताना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह डिसीजन लिया था कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक शब्द बोल के तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक गैर कानूनी है। 15th CA 1963 से 217 क्लॉज 1 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो रिटायरमेंट एज है वो 60 से 62 कर दी थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 65 के लिए 104th विधेयक है एक, जो अभी भी पेंडिंग चल रहा है पार्लियामेंट में। तो इसमें से भी आपका कोई गलत नहीं है, आप ये ध्यान रख सकते हैं। फिर से आपको गलत बताना है। भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है 144 के तहत। रिट्स इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। हाई कोर्ट कर सकते हैं 226 के तहत। केशवानंद मामले के बाद कोई भी केस रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात है। ए गलत हो गया इसमें। 143 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मैंने आपको भी बताया भी था, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। गलत बताना है आपको। जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 में अध्याय 6 में हुआ था, और ये 233 के अंडर आता है। 222 क्लॉज 4 भारत में निवारक हिरासत में किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के ज्यादा से ज्यादा 3 महीने आप हिरासत में रख सकते हैं। और भाग में आपका 352 जो आर्टिकल है पार्ट 18 में, वो और 360 तक ये सब इमरजेंसी के हैं, और ये आपको सारे बिल्कुल याद होने चाहिए। कौन सी इमरजेंसी है, कब लगती है, क्यों लगती है। गलत बताना है आपको। 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 महीने के अंदर करना जरूरी है। संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के बाद आपातकाल 6 महीने तक रहेगा, और हर 6 महीने बाद फिर इसको अप्रूवल से जारी किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम पे संसद को संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब बताओ आप ही, संघ सूची पे तो है ही अधिकार, स्टेट लिस्ट पे होगा ना। गलत बताना है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, बात है फाइनेंस कमीशन की। इट विल बी अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, अर्ध न्यायिक निकाय होगा। और वित्त आयोग का गठन प्रेसिडेंट करेंगे हर 5वें साल। इसमें एक चेयरमैन होंगे प्लस 4 और मेंबर्स बने होंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और उनका टेन्योर भी प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता तय सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये भी गलत हो गया। अब आप भी बताइए, जब सब कुछ प्रेसिडेंट कर रहे हैं ये, तो पार्लियामेंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। क्वालिफिकेशंस वगैरह पार्लियामेंट करेगा। 77 में आपको गलत बताना है। केंद्र राज्य विधानसभा के प्रावधान दिए हुए हैं पार्ट आर्टिकल 244 से, पार्ट 12 में 244 से 255 में। 247 के तहत संसद को अधिकार है कि वो कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकता है। 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां, रेसिडुअरी लेजिस्लेटिव पावर्स किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। भारतीय संविधान का 249 आर्टिकल राज्य सूची के विषय में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर विल बी ए। सेंटर स्टेट लेजिस्लेशन है पार्ट 11 में, आर्टिकल 244 से 255। पार्ट्स भी थोड़े देख के जाने पड़ते हैं भाई, इनकरेक्ट बताना है। पार्ट 11 256 से 263 के तहत केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करता है। 252 कहता है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना उल्लेखित है। 250 क्लॉज 1 कहता है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये आपके सारे सही हैं। 264 से 281 केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशंस हैं। 265 कानून के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। 262 एल क्या कहता है? पार्लियामेंट संसद कानून द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी दून या उसमें पानी के उपयोग वितरण नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत का जो है ट्राइब्यूनल टाइप एजुकेशन के लिए बना सकता है। 258 राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार या उसके अधिकारियों को ऐसे मामले से संबंधित कार्य सौंप सकता है जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति लागू होती हो। तो ये आपका सी गलत हो गया है। सी क्योंकि गलत है, इसमें क्या हो जाएगा? 265 बिल्कुल ठीक दे रखा है। 262 जे ये है आर्टिकल। 80 देखेंगे। 262 क्लॉज 2 राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि मतलब कंटिजेंसी फंड स्थापित कर सकता है। 281 में राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के हर सदन के सामने रख सकता है। और केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 9 जून 1983 को न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया ने एक आयोग गठन किया था। बी शिवरमन और ये थे आपके एस.आर. सेन उसके मेंबर्स थे। 1988 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सारे आपके सही हैं। फिर से आपको गलत चुनना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2007 को भारत के मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी कमीशन किससे संबंधित है? सेंटर स्टेट रिलेशंस। इतना ही क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आपको ज्यादा लग रहा होगा, कोई बात नहीं। और 246 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच 3 सूचियां, संघ, राज्य और समवर्ती सूची के माध्यम से विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान जो है वो 7th शेड्यूल में है। 268 के हिसाब से स्टैंप शुल्क केंद्र द्वारा लगाया जाएगा लेकिन इसे राज्य सरकार द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाएगा। ये भी आपके सारे सही हैं। 82 में आपको गलत बताना है। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कृषि आय कर या ऐसा कराधान जिसमें राज्य का हित हो, इसका प्रावधान है। सरकारी आयोग, अंतर सरकारी परिषद एक स्थायी अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की वकालत करता है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी किससे रिलेटेड है? चुनाव से, ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से और आरपीए में अमेंडमेंट से। 279 आर्टिकल कृषि आय के अलावा अन्य आय पर केंद्र सरकार कर लगाएगी, वसूलेगी, लेकिन इसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? डी। दिस आर्टिकल इज 270। भारत के संविधान के तहत कोई राज्य सीधे विदेशी ऋण नहीं जुटा सकता। राज्य द्वारा विदेशी ऋण केवल भारत सरकार की गारंटी पे निम्नलिखित में से कहां से उठाया जा सकता है? तो ये आपका केंद्र सरकार से उठाया जा सकता है, ठीक है ना। ये एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की जो एक्सटेंड होती है टू द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, 293 क्लॉज 1। सही चुनना है आपको।
नीति आयोग कब बना? जनवरी 1, 2015। और योजना आयोग और वित्त आयोग के विलय का सुझाव किसने दिया था? एमवी माथुर ने। एमवी माथुर 1960 में गठित तीसरे वित्त आयोग के सदस्यों में से एक थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर है। नीति आयोग सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पे काम करता है। ये आपके सारे सही हैं। राष्ट्र विकास परिषद का जो गठन हुआ था उसके कौन कौन सदस्य हैं? एनडीसी के सदस्य पूछ रहा है, बताओ। तो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर सब हैं ये, ठीक है। मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन भी सही चुनना है यहाँ पे आपको। 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में एआरसी कमीशन बना था। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का इन्होंने सुझाव दिया था। वोहरा समिति 1993 ये है किससे संबंधित? अपराधियों और राजनेताओं के बीच जो नेक्सस है। उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को देगा, जो उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश करेगा। ये भी आपकी बातें सारी सही हैं, सही बताना है आपको। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है और इसका गठन 1993 में हुआ था। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा उपाध्यक्ष। इसकी शक्ति मात्र सलाहकारी है, एडवाइजरी है ये नेचर में। इसमें एक महिला को सदस्य के रूप में नियुक्त करना कंपलसरी है। करेक्ट पूछ रहा है आपसे। अच्छी अच्छी बातें हैं सारी, तो आप ध्यान रख सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इनकरेक्ट बताना है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। सीआईसी जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनका टेन्योर 3 साल है या 65 साल है। 1993 में आर्टिकल 123 के तहत अपनी शक्तियों को राष्ट्रपति ने यूज करा था और मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। और ये जो अधिनियम आया ये आया 28 सितंबर 1995 को। इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, डी गलत हो गया। दिस इज 1993, 28 सितंबर 1993 गलत बताना है आपको। आर्टिकल 315 संघ के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की बात करता है। 323 यूपीएससी अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को और एसपीएससी गवर्नर को। 322 यूपीएससी के जो एक्सपेंसेस हैं वो संचित निधि पे लगाए जाएंगे और एसपीएससी के स्टेट के संचित निधि पे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, काफी चीजें आपकी यहाँ से प्रिपेयर हो रही हैं। सही बताना है आपको। 2011 में 1 नवंबर को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की बात हो रही है। 1963 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी और एंटी करप्शन एक्ट आया था 1988 में। ईडी 1956 में आया था। ये सारी डेट्स याद रखना, ठीक है। क्रोनोलॉजी वगैरह में भी पूछ सकता है ना। गलत चुनना है यहाँ पे आपको। आर्टिकल 316 क्लॉज 1 क्या कहता है? चेयरमैन और मेंबर्स यूनियन कमीशन के या ज्वाइंट कमीशन के, 2 या और स्टेट से, उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करेंगे। 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी फंडामेंटल ड्यूटीज पे रिपोर्ट देने के लिए। 2012 में यूपी लोकायुक्त का जो टेन्योर है वो 6 से 8 साल कर दिया गया था। एक एक्ट आया था 2012 का, उसके द्वारा। ये भी आपके सारे बिल्कुल सही हैं। गलत चुनना है आपको। मुख्य निर्वाचन आयोग सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। टेन्योर क्या होता है इनका? 5 साल या 65 साल, जो भी पहले आ जाए। प्रेसिडेंट कुछ रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ। और वोट देने का और इलेक्ट होने का जो अधिकार है इंडिया में वो आरपीए एक्ट 1951 देखता है। तो बी आपका गलत हो गया। 6 इयर्स या फिर 65, ठीक है, 5 नहीं है। इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है ये। सही चुनना है यहाँ पे आपको। 324 क्या कहता है? जितना भी सुपरिटेंडेंट है इलेक्शंस का सब कुछ, मतलब चुनाव आयोग देखेगा, इलेक्शन कमीशन देखेगा। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी। नगर पालिका नगर निगमों के निर्वाचन राज्य निर्वाचन मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। क्या हो जाएगा आंसर? सारे आपके सही हैं। अब सुनो, कोई पार्टी है उसको नेशनल पार्टी बनना है तो वो कैसे रिकॉग्नाइज होगी? अगर वो लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में 4 या तो 4 स्टेट्स या उससे ज्यादा उसमें 6% वैध वोट हासिल कर ले और किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा में 4 सीटें हासिल कर ले।
कोई पार्टी राष्ट्र पार्टी के रूप में मान्यता दी जाएगी अगर वो लोकसभा में 2% सीटें जीत ले और ये सदस्य 3 अलग अलग राज्य से हों, या फिर वो स्टेट पार्टी हो कम से कम 4 स्टेट्स में। ये अलग अलग क्राइटेरिया हैं जो कि सही दिए हुए हैं। गलत बताना है आपको। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1938 में B.R. अम्बेडकर की लीडरशिप के अंदर बनी थी। कम्युनिस्ट पार्टी 1920 ताशकंद में M.N. रॉय, अबानी मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडर हैं भारतीय जनसंघ के। और वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी नवंबर 1 1925 काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत सरकार, शमसुद्दीन हुसैन और कुतुबुद्दीन अहमद। तो ये आपका पहला गलत हो गया। पहला क्यों गलत हो गया? हम कर चुके हैं इसे। आप बताइए। 1936 की है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। 96 में आपको गलत बताना है। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल या स्टेट पार्टीज कैसे इलेक्ट करते हैं, किन मानदंडों से, ये सब आपका इन मानदंडों में दिया हुआ है। दल बदल विरोधी कानून 15 फेब 1985 को संसद ने पारित किया और ये लागू हो गया। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है जो कि 52nd CA 1985 से जोड़ा गया था। ये भी आपके सारे बिल्कुल सही हैं। गलत बताना है आपको यहाँ पे। समाजवादी पार्टी एग्जिस्टेंस में कब आई? 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में। कामराज प्लान 1963 का है। ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तब, तो इन्होंने सोचा था कि दोबारा से कांग्रेस को जो है पुनर्जीवित किया जाएगा। तो ये कामराज प्लान, सिंपली ये पूछेगा कामराज प्लान किससे संबंधित है या फिर कब आया था। विपक्ष के में दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक विपक्षी दल की संख्या, सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्यता का कम से कम 1/10वां भाग होना चाहिए। तो ये भी आपके सारे बिल्कुल सही हैं। 55 मेंबर्स टू बी प्रिसाइज होने चाहिए। 98 देख लीजिए। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया 8th शेड्यूल में? 21 1967 के अमेंडमेंट से। कोंकणी मणिपुरी नेपाली को 71 CA 1992 से। मैथिली डोंगरी BDMS ऐसे याद कर लो। संथाली को 8th शेड्यूल में कब जोड़ा गया? 92nd CA 2003 से। बिल्कुल ठीक है, प्लीज याद रखना ये तीनों, इनसे बाहर नहीं आता क्वेश्चन। सही बताना है आपको। आर्टिकल 344 प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो राजभाषा के संबंध में आयोग गठित करे। 346 एक राज्य दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा का विशेष उपबंध किया गया है। ये आपके सारे सही हैं। सही बताना है आपको इसमें भी। कोई पंचायत को भंग किया जाए तो उसके चुनाव कितने मंथ्स में होने चाहिए? 6 महीने में। पंचायती राज सिस्टम किससे आया था? 73rd CA 1992। दिल्ली एक ऐसा यूटी है जहां पंचायती राज नहीं है। और कहां पे नहीं है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में नहीं है। बताएंगे आंसर? आंसर आपका हो गया 1 2 3 4। ठीक है, तो राज्य याद रखना, यूटी याद रखना, किससे आया ये तो आप याद रखोगे ही, इलेक्शन याद रख सकते हो। और अब बहुत ही अच्छे बच्चों की तरह अपना स्कोर बताओ। बड़े जितने भी टेस्ट हैं, लेंथी क्वेश्चंस, मल्टीपल स्टेटमेंट्स, ये आपको प्रैक्टिस देंगे, शार्प बनाएंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ाई करो, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग हार्ड, यू विल डेफिनेटली सक्सीड। थैंक यू।